ये बहुत बार पूछा जाता है, कुटीर उद्योग किस अनुच्छेद के तहत हैं? कुटीर उद्योग किस अनुच्छेद के तहत आएंगे? अनुच्छेद 43 यानी कि अगर मान लो उसे कोई काम भी नहीं मिला, और काम नहीं मिला तो मज़दूरी कहाँ से मिलेगी? मज़दूरी भी नहीं है। अब काम नहीं है तो फिर वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, तो उसके लिए कुटीर उद्योग धंधे, मतलब वो छोटे छोटे उद्योग धंधे करके अपना जीवन का गुजारा कर सकता है, जिसमें ये छोटे मोटे काम आते हैं, जैसे चटाई बुनना, ऐसे वगैरह छोटे मोटे काम आते हैं, ये कुटीर उद्योग धंधे हैं। तो कुटीर उद्योग धंधे किस में आएंगे फ्रेंड्स? 43 में। तो ये जोड़ा आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। 41 में काम पाने का अधिकार, कोई व्यक्ति है बेचारा गरीब है तो उसे काम मिलना चाहिए। 42 में अब काम तो उसे मिल चुका है, लेकिन जहाँ वो काम करने जाएगा वहाँ की दशा अच्छी होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए, कंडीशन सही होनी चाहिए जिससे उसका मन लगे। 43 अब काम कर रहा है, बदले में उसे सैलरी भी मिलनी चाहिए। यदि काम नहीं मिला तो कुटीर उद्योग धंधे तो होनी चाहिए, मतलब अपना छोटा मोटा व्यापार तो कर सके, उद्योग धंधे तो कर सके ना वो। तो 41, 42, 43 हो गया। अब है अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44। ये अनुच्छेद एक ऐसा अनुच्छेद है फ्रेंड्स जिस पर सरकार के द्वारा काफ़ी लंबे समय से विचार विमर्श किया जा रहा है। सरकार कई बैठकें कर चुकी है, अभी तक ये अनुच्छेद लागू नहीं हुआ, अभी तक सरकार इसे लागू नहीं कर सकी। अभी हाल ही में यदि आप करंट में देखेंगे तो आजकल की जो न्यूज़पेपर्स आ रही हैं उनमें भी ये मुद्दा उठाया गया है बीजेपी सरकार के द्वारा, माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, कि हम इस अनुच्छेद को 44 को, समान नागरिक संहिता को लागू करें। तो ये मुद्दा वर्तमान में भी चल रहा है, अभी तक ये अनुच्छेद या ये कंडीशंस लागू नहीं हुई हैं, हो सकता है फ्यूचर में लागू हो जाए। तो ये अनुच्छेद है क्या? अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है ये फ्रेंड्स। समान नागरिक संहिता एग्ज़ाम में सीधा पूछा जाता है, समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल के तहत है? तो वो आर्टिकल है 44, अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता। इसे याद करने की ट्रिक है फ्रेंड्स, समान, 4 और 4 समान ही है दोनों, एक 4 दूसरा 4 एक दूसरे के समान है, तो समान नागरिक संहिता। अब इसमें है क्या? देखो फ्रेंड्स, कानून 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं फ्रेंड्स सामाजिक कानून, एक होता है नागरिक कानून। जो सामाजिक कानून होता है ना, उसमें क्या होता है, जैसे ये चोरी, डकैती, लूट, ये अपराध आते हैं और इन अपराधों के लिए सभी को समान सज़ा का प्रावधान है, फिर चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। अगर उसने कोई अपराध किया है तो सज़ा सेम मिलेगी हर कास्ट के व्यक्ति को। मान लो कोई हिंदू है, उसने मर्डर कर दिया, और एक मुस्लिम है, उसने भी मर्डर कर दिया, अब दोनों को ही फांसी मिलेगी। तो जो सामाजिक कानून है ना, जिसमें ये लूट, चोरी, मर्डर, डकैती वगैरह आते हैं, फौजदारी मामले वगैरह, तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, हर वर्ग के लोगों को, हर धर्म के लोगों को बराबर सज़ा का प्रावधान है। लेकिन एक दूसरा होता है नागरिक कानून। नागरिक कानून में क्या आते हैं फ्रेंड्स, रीति रिवाज आते हैं। रीति रिवाजों में जैसे शादी होगी, मतलब और भी कई रीति रिवाज होते हैं अलग अलग धर्मों में, मैरिज, विवाह आदि, ये जो चीज़ें आएंगी ना, तो इसमें क्या है, सभी के लिए अलग अलग रूल्स हैं। जैसे हिंदू धर्म में तो एक विवाह माना गया है, मुसलमानों में 2, 3 या उससे भी ज़्यादा आप कर सकते हो, कोई मतलब वो नहीं है, और बाकी धर्म है वहाँ पर भी अलग अलग है। तो जो इनके रीति रिवाज हैं उनमें भी अलग अलग है, मतलब ये जो त्यौहार मनाते हैं उनमें भी मतलब अलग अलग है। तो यहाँ पर नागरिक कानूनों में सभी धर्मों में अलग अलग कानून हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ये अनुच्छेद लागू कर दिया, अनुच्छेद 44, तो समान नागरिक संहिता कानून लागू हो जाएगा। और जब ये कानून लागू हो जाएगा, इसके लागू होते ही
इसके लागू होते ही जितने भी धर्म के लोग हैं उनके नागरिक कानून भी समान हो जाएंगे। फिर किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति होगा वो एक ही विवाह कर सकेगा। कैसे? एक ही शादी कर सकेगा यदि गवर्नमेंट इसे लागू करती है। फिलहाल लागू नहीं किया, फ्यूचर में हो सकता है ये लागू हो जाए। तो समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? 44 में। 4 समान है तो ये है समान नागरिक संहिता। उसके बाद है फ्रेंड्स अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45। ये क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा, 86वां संविधान संशोधन 2002। देखो अनुच्छेद 45 में पहले क्या था? पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा थी, लेकिन बाद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा का ये प्रावधान था ये अनुच्छेद 45 से हटा दिया गया और इसे मौलिक अधिकारों में जगह दी गई। मौलिक अधिकारों में अब ये किस अनुच्छेद में है? 21 कै में है। तब 45 तो खाली हो गया, अब 45 को भी तो भरना था ना। तो फिर सरकार ने सोचा क्यों ना अपना ऐसे करें कि 6 से 14 वाला तो मौलिक अधिकार में है और 45 वाले में अपने ऐसे कर दें 6 से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर दें। तो 45 में फिर क्या किया गया? जिन बच्चों की उम्र 6 साल से कम है, मतलब छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने, उनकी जिनकी एज 6 साल से कम है उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 45 में। और ये संविधान संशोधन कौन सा है? तो ये संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन 2002। 6 से 14 वाला भी यही संशोधन है और 6 से कम वाले में भी यही संशोधन है। 86वां संविधान संशोधन 2002 लागू कब हुआ था फ्रेंड्स? मैं आपको बता चुका हूँ, ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू हुआ था फ्रेंड्स? 1 अप्रैल 2010 को। पूरे भारत में लागू हो गया था 1 अप्रैल 2010 को। तो अनुच्छेद 45 में क्या है? 6 साल से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा, 6 से 14 वालों के लिए शिक्षा मौलिक अधिकारों में है अनुच्छेद 21 कै में। और ये दोनों किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। उसके बाद है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शिक्षा, सामाजिक न्याय, आर्थिक हित। देखो जो SC ST हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, उनके लिए ये अनुच्छेद है 46। मतलब अगर क्वेश्चन सीधा पूछ ले कि अनुच्छेद 46 किनको समर्पित है या अनुच्छेद 46 में किनका वर्णन किया गया है, तो ये किसके लिए है या किनको समर्पित है? ST SC के लिए, जो अनुसूचित जाति जनजाति हैं। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, न्याय की व्यवस्था की जाएगी, ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। क्योंकि ये जातियाँ पिछड़ी हुई थी पहले और गवर्नमेंट ने सोचा इन्हें भी तो समाज की मुख्य धारा में लाना है, तो सरकार ने इनके लिए सुधारों का प्रयास किया, कई कानून बनाए, कई योजनाएं बनाई। ये अनुच्छेद भी उसी के तहत है। तो अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शिक्षा की व्यवस्था है। इसे भी आप फ्रेंड्स देखो एक ग्रुप में याद कर सकते हो। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 45 तो 6 साल से कम आयु के बच्चों के लिए कहता है। और अनुच्छेद 46 क्या कहता है? ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शिक्षा। तो 45 में 6 से कम के लिए शिक्षा, 46 में ST SC के लिए शिक्षा। वेरी सिंपल, याद हो जाएगा। अब है फ्रेंड्स अनुच्छेद 47 और 48 को आप ग्रुप में याद करो। 47 48 को। अनुच्छेद 47 क्या है फ्रेंड्स? मद निषेध, शराब पर रोक, पोषाहार, स्वास्थ्य। देखो मान लो कोई पर्सन है, वो ड्रिंक बहुत करता है, शराब पीता है, तो शराब पीने से क्या होगा? उसका स्वास्थ्य खराब होगा, उसकी मतलब कंडीशन ख़राब हो जाएगी, हेल्थ ख़राब हो जाएगी। लेकिन जैसे ही शराब पर रोक लगाई जाएगी, मद निषेध का मतलब है शराब पर रोक लगाना। जैसे ही शराब पर रोक लगाई जाएगी तो क्या होगा? वो शराब नहीं पिएगा,
जिन पैसों की वो शराब खरीदता था, अब उन पैसों से वो अच्छी अच्छी हेल्दी चीज़ें खाएगा, फ्रूट्स खाएगा, काजू बादाम किशमिश नट्स वगैरह काफ़ी चीज़ें खाएगा। तो उससे क्या होगा, उसकी हेल्थ में सुधार होगा, पोषाहार होगा। तो अनुच्छेद 47 में क्या है फ्रेंड्स, मद निषेध, शराब पर रोक। और वैसे तो ये मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स शराब पर पूरी तरह से रोक लगाना, क्योंकि सरकार को सबसे ज़्यादा जो कमाई हो रही है वो इसी सेक्टर से होती है, आबकारी सेक्टर से, शराब सेक्टर से। तभी तो सरकार इस पर पूर्णतः बैन नहीं लगा सकती, क्योंकि सरकार को इससे ज़्यादा कमाई है ना। बाकी जितने भी सेक्टर हैं उन सेक्टर में सबसे ज़्यादा कमाई सरकार को इसी सेक्टर से होती है। सरकार तभी पूरी तरह से इसे बंद नहीं कर सकती, लेकिन कुछ सरकारें हैं जिन्होंने इसे बंद करने का प्रयास भी किया है। वैसे ही एक राज्य है बिहार, तो बिहार ने भी इसमें प्रयास किया है। तो अनुच्छेद 47 याद हो गया फ्रेंड्स, मद निषेध। कोई शराबी था, शराब पीना छोड़ दिया, जैसे शराब पीना छोड़ेगा उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, पोषाहार मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। उसके बाद है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 में क्या है, अनुच्छेद 48 में है फ्रेंड्स कृषि पशुपालन दुधारू पशु। देखो 47 में वो शराब छोड़ गया, शराब छोड़ दी। अब जब शराब छोड़ दी तो कोई काम धंधा तो करेगा, काम धंधा तो करना पड़ेगा ना। तो क्या करेगा, या तो कृषि करेगा, या पशुपालन करेगा, या दुधारू पशुओं को पालेगा, उनका दूध बेचेगा, उनसे जो आय होगी उससे अपना घर का खर्चा चलाएगा। सिंपल। 47 में शराब छोड़ दी, 48 में काम धंधा करने लग गया। काम धंधा कृषि पशुपालन दुधारू पशु, बस। तो 48 में क्या है फ्रेंड्स, कृषि पशुपालन दुधारू पशु। और इसी में 48 कै में क्या है, पर्यावरण संरक्षण। कौन सा है 48 कै में फ्रेंड्स, पर्यावरण संरक्षण। देखो कोई व्यक्ति था, उसने 47 में शराब छोड़ दी, 48 में कृषि पशुपालन करने लगा। अब जब वो कृषि करने लगा, खेतों में गया, तो उसने सोचा यार पर्यावरण संरक्षण भी तो बहुत ज़रूरी है ना। अगर पर्यावरण का संरक्षण नहीं होगा तो उससे क्या होगा, वायु प्रदूषण हो जाएगा, मतलब उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर पोल्यूशन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो उसने सोचा क्यों ना पर्यावरण का संरक्षण भी तो किया जाए। तो पर्यावरण संरक्षण 48 कै में आएगा, मतलब 48 का सब पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण। और इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता चुका हूँ 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बहुत से अनुच्छेदों को जोड़ा गया था, ये भी उसी के तहत जोड़ा गया 48 कै। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 47 मद निषेध, शराब पर रोक, शराब पीना छोड़ेगा तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। 48 कै, शराब छोड़ी, अब काम धंधा करेगा, कृषि करेगा, पशुपालन करेगा, दुधारू पशु पालेगा। जैसे ही कृषि करेगा, खेतों में जाएगा तो सोचेगा क्यों ना यार पर्यावरण को बचाया जाए, पर्यावरण का संरक्षण करेगा। 48 कै में आ जाएगा पर्यावरण संरक्षण। और 48 कै किसके तहत जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उसके बाद है अनुच्छेद 49। क्या कहता है 49 क्या कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, हवेलियों, महलों आदि का संरक्षण करना। मतलब ऐसे स्मारक, ऐसे स्थल जो राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं, जिनके द्वारा किसी देश की विदेशों में पहचान है। क्यों? क्योंकि विदेशों से पर्यटक आते हैं उनको देखने के लिए, और उनकी एक पहचान है, वो हमारे देश का गौरव है। जो हमारे देश का गौरव है उसकी सुरक्षा करना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। यदि हम उसकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो फिर धिक्कार है हमें भारतीय होने पर, जब हम हमारे गौरव को ही नहीं संभाल सके, पुरानी उन स्मारकों को नहीं संभाल सके जो हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने बहुत मेहनत करके बनाई थी, तो उसे बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अनुच्छेद 49 क्या कहता है, जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, फिर चाहे उसमें कोई हवेलियाँ आ जाएंगी या महल आ जाएंगे या पुराने जो मतलब बड़े बड़े एक प्रकार से राजनेता थे या जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, ऐसे क्रांतिकारी, उनकी जो मतलब समाधि स्थल है वगैरह, उन सभी का संरक्षण करना भी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे देश के लिए अमूल्य धरोहर हैं। हमारे देश की उन्हीं के कारण दूसरे विदेशों में छाप बनी हुई है, तो उनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। तो ये किस अनुच्छेद में है, ये
ये है अनुच्छेद 49। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 49। आप 49 को सिर्फ अकेला याद करना, किसी भी प्रकार से 49 का कोई जोड़ा ग्रुप मत बनाना। अच्छा, तो 49 क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, हवेलियों आदि की सुरक्षा करना, उनका संरक्षण करना। अब है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है? अनुच्छेद 50 कहता है फ्रेंड्स, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। मतलब कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका और न्यायपालिका में कोई जुड़ाव या मतलब दोनों को अलग अलग कर देना, पृथक्करण कर देना। अब इसे याद कैसे करेंगे? देखो, मान लो कोई 2 लड़कियां हैं, उनके एक पापा हैं, उनके पापा के पास 100 रुपये हैं। अब वो क्या करेंगे? 100 रुपये दोनों बच्चियों में बराबर ही बांटेंगे ना। अगर मान लो एक लड़की को 70 रुपये दे देते हैं, दूसरी को 30 दे देते हैं, तो दूसरी उदास हो जाएगी, नाराज़ हो जाएगी, वो पहली वाली पे मतलब गुस्सा करेगी और हो सकता है अपने पापा से भी नाराज़ हो जाए, काफ़ी दिन ना बोले, तो ऐसा हो सकता है ना। तो वो पापा क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? 50 रुपये तो कार्या को दे देंगे। कार्या उस लड़की का नाम है, एक का नाम है कार्या और दूसरी का नाम है न्याया। क्या नाम है? कार्या, न्याया। 50 रुपये कार्या को दे दिए, 50 रुपये न्याया को दे दिए, तो 50-50 हो गया ना। तो अनुच्छेद 50 क्या है फ्रेंड्स? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। इसमें ये मतलब है, जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, वो स्वतंत्र है, उसमें कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। उनके कार्यों में कार्यपालिका का कोई भी योगदान नहीं होगा या किसी भी प्रकार का कोई मतलब दखल नहीं देगी वो। इसलिए कहा जाता है ना, जो हमारी न्यायपालिका है वो एक स्वतंत्र निकाय है, उसे स्वतंत्रता प्रदान है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अनुच्छेद 50 क्या है फ्रेंड्स? कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। 50-50, 50 कार्यपालिका, 50 न्यायपालिका। अब है लास्ट अनुच्छेद फ्रेंड्स, ये है अनुच्छेद 51, 51। 51 में क्या है फ्रेंड्स? अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, अभिवृद्धि। अब अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है फ्रेंड्स 51 में। देखो 36 से 50 तक हमने इतने सारे अनुच्छेद देख लिए। अब इतने सारे अनुच्छेदों के बाद सरकार को भी तो चाहिए थोड़ा सा रेस्ट। थक गई बेचारी, इतने योजनाएं लागू किए सरकार ने, इतने प्रावधान, नियम, कानून, 36 से 50 तक तरह तरह के कानून बना दिए। अब सरकार थक गई। अब सरकार कहती है नहीं, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, मुझे शांति की ज़रूरत है, मैं बोल बोल के थक गई हूँ। तो अनुच्छेद 51 क्या कहेगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। अनुच्छेद 51 हो गया फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। एंड फ्रेंड्स, एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छी तरह से समझ आता है या मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। लाइक में आप कंजूसी बहुत करते हो, इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। यदि आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तो फ्रेंड्स अब लाइक ज़रूर करना, शेयर कमेंट ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इससे आपको बहुत सारी वीडियोस जो मैं फ्यूचर में डालूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जहां से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 110% क्वेश्चन आएंगे, उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, प्रस्तावना उद्देशिका। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।